हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों को त्रैमासिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। और ये प्रश्न पत्र पुराना प्रश्न पत्र है। ये मत समझना कि ये अभी का है, अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, इसलिए आपको पुराना प्रश्न पत्र दिखाया जा रहा है और इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के प्रश्न आएंगे। आपको ये भी मैं बता दूँ कि आपके एग्ज़ाम में अधिक से अधिक 7 से 8 अध्याय तक के ही प्रश्न आएगा। तो 7 से 8 अध्याय तक जो प्रश्न आएगा उनमें जितने भी प्रश्न रहेंगे, है ना, वो ज़्यादा कठिन नहीं रहेगा, बहुत सरल सरल रहेगा। तो किस टाइप के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मैं आपको सॉल्व करूंगा, तो आपको उससे संबंधित सारे प्रश्न समझ में आने लगेगा। बाय द वे, इससे संबंधित अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो आपको उससे रिलेटेड प्रश्नों को कैसे बनाना है ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो प्रश्न के माध्यम से चलो मैं हल करते जाऊँगा और आपको बताते जाऊँगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। तो पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, यदि px बराबर 2x का वर्ग माइनस 3x प्लस 6 हो तो p2 का मान बताइए, है ना। मतलब p2 का मान हमें क्या बताना है। तो इसके जगह में ये हो सकता है p1 भी रह सकता है। देखो प्रश्न ये है और इसके जगह में कोई दूसरा प्रश्न आ जाता है तो p1 p2 का मान बताइए कहेगा ना। तो आपको बस इतना करना है कि ये जो 2 है, इस 2 को x की जगह बस में रखना है। अगर ये जो 1 रहता, ठीक है, p1, तो 1 को क्या करते हैं, x की जगह पे रखते हैं। तो देखो 2 को x की जगह पे रखेंगे तो कैसे रखना है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इससे संबंधित प्रश्न वार्षिक पेपर में आता है ना, वार्षिक पेपर में इससे संबंधित प्रश्न आता ही है, 2 नंबर में आता है, 1 नंबर में नहीं आएगा तो 2 नंबर में तो आएगा ही आएगा। तो इसलिए यही मतलब ये जो प्रश्न है इसको यहीं पर समझ जाओ, ज़्यादा अच्छा है। देखो करना क्या है, ये हो जाएगा px की जगह में हमें ये p2 रख देंगे, तो ये p2 आ गया, ठीक है। आगे देखो अब करना क्या है, ये 2 है, ठीक है, 2 के बाद यहाँ पे x 2 घात है, तो x 2 घात है तो गुणित 2 का 2 घात, यही करेंगे ना। फिर माइनस, देखो यहाँ पे आगे में क्या है, 3 है, तो 3 करो और x की जगह में कितना रखना है, 2, तो 2 3 गुणित 2, फिर प्लस कितना दिया है, 6 दिया है, इस तरीके से 6। अब इसको आगे हल करो, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 2 और ये 2 का वर्ग, तो ये हो जाएगा, ये पूरा कितना बन गया, 4 और गुणित 2 कितना होगा, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 8 आ गया। फिर माइनस, अब इन दोनों को गुणा करो तो -3 गुणित 2 है, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे प्लस कितना है, 6 है, तो ये 6, देखो एक -6 है और एक +6, दोनों को काट देंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ बचेगा 8। तो 8 जो है उसको हमें देखना है कि इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शनों में से इनमें से कोई ऑप्शन में 8 है कि नहीं, देखो है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखो इस तरीके से बनाना है आपको, ठीक है। 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अगर ये 2 नंबर का है तो जैसे पूरा सॉल्यूशन किया हूँ ना वैसे करोगे तो 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न देखो, 2 संख्याओं का अंतर 14 है, उनमें से छोटी संख्या 50 है, तो बड़ी संख्या बताना है। अब देखो 2 संख्या क्या ले सकते हो, अगर ये 1 नंबर का है तो आप डायरेक्ट उत्तर लोगे ना, लेकिन आप इसका उत्तर निकालोगे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो 2 संख्याओं का अंतर मतलब एक संख्या आपका a और दूसरी संख्या ये b है, और दोनों का अंतर का मतलब होता है घटा देना। तो a में b को घटाएंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, ये कह रहा है। क्लियर हुआ ये टॉपिक। अब क्या कह रहे हैं, छोटी संख्या 50 है, तो a माइनस छोटी संख्या मतलब हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है ना वो संख्या छोटी संख्या है और छोटी संख्या का मान कितना है, 50 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मान है ये किसका होगा, b का मान होगा, ठीक है, b का मान होगा। तो b का मान हम रख देते हैं 50, अब बराबर ये रहा 14। a बराबर इस 50 को उस पार ले जाएंगे 14 के साइड में, तो 14 के साइड में जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और आगे अगर इसे हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। तो हमें अब ऑप्शन में देखना है कि जो बड़ी संख्या है वो 64 होगा, है ना। तो बड़ी संख्या का मान 64 है, 64 कौन से ऑप्शन में है ये हमें देखना है। तो देखो 64 है स में, तो उत्तर क्या हो जाएगा, स। तीसरा प्रश्न देखो, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभेदक है। हमें क्या बताना है, विभेदक बताना है ना। तो विभेदक बताना है तो आपको विभेदक का सूत्र पता है ना, नहीं पता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये है सूत्र, b² माइनस 4ac, शायद अध्याय 3 में आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो b² माइनस 4ac जो है ये विभेदक का क्या है, सूत्र है। इसके बाद देखो अगला प्रश्न
ये चौथा प्रश्न देखो, श्रेणी 1 3 5 7 फिर डॉट 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 करके ज्ञान मतलब अगला पद बता रहा है और 9वां पद होगा कह रहा है, तो 9वां पद हमें निकाल के बताना है। तो इसका मतलब ये है कि अध्याय 4 से प्रश्न है समांतर श्रेणी से, और समांतर श्रेणी का टॉपिक बहुत सरल है, बहुत सरल, बस सूत्र याद होना चाहिए। तो समांतर श्रेणी में आपको 2 ही सूत्र याद करने हैं, एक तो समांतर श्रेणी का सूत्र याद करना है और दूसरा है योगफल याद करने वाला सूत्र। तो यहाँ पे हमें 9वां पद निकालना है, मतलब सिंपल तरीके से समांतर श्रेणी का सूत्र लगा देना है। ठीक है, समांतर श्रेणी का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है ना, बस यही लगाना है। पहला पद जो है ए का मान है, तो ए का मान कितना है 1 है, और डी का मान कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा देते हैं। तो 3 में 1 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2, तो डी का मान निकल गया। ठीक है, डी का मान कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में आगे वाले पद को घटा देते हैं तो डी का मान निकल जाता है। तो डी का मान आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, कितना आया 2 आया है ना, चलो 2 को यहाँ पे रखेंगे। अब आगे हल करो, इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा दो। एन का मान देखो 9वां पद कह रहा है, मतलब एन का मान क्या रहेगा 9 माइनस 1, 9 एन का मान रहेगा और डी का मान 2 रहेगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ए एन का मान निकालना है। तो ए एन का मान निकालेंगे तो इसको भी मिटा देते हैं, ये भी सामने में आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, तो ये ए एन बराबर 1 प्लस इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 9 में 1 घटाओगे तो 8, और 8 और ये 2 है गुणित के रूप में है ना, तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो ए एन बराबर 16 और 1 कितना हो गया 17। तो हमें ये देखना है कि इन 4 ऑप्शनों में से जो 17 है कौन से ऑप्शन में है। तो देखो 17 जो है ये बी ऑप्शन में है, तो उत्तर क्या लेना है, बी को ले लेना है। ठीक है, अगला देखो, दो तुल्य अनुपातों का संबंध क्या होता है भाई, दो तुल्य अनुपातों का संबंध। तो दो तुल्य अनुपात मतलब ये इस तरीके के निशान रहेगा, इस निशान को हम कहते हैं समानुपात कहते हैं। तो जो अ ऑप्शन है ना ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो तुल्य अनुपातों का संबंध, जो निशान जो है इस प्रकार से 4 बिंदी रहता है उसी को हम समानुपात कहते हैं। अगला देखो, अब बब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में देखो क्या है, 40 लीटर का 10% बताना है। तो 40 लीटर का 10%, तो 40 लीटर का 10% कैसे निकालोगे, मैं आपको निकालने का तरीका भी बता देता हूँ। 40 गुणित 10% मतलब 10/100 होता है, पता है ना। अगर 5% कहते तो 5/100 होता, 20% कहते तो 20/100 होता, ऐसे ही तो निकालते हैं ना। तो देखो 40 लीटर का 10% होता है 10/100, तो 1 0 यहाँ पे कट गया, ये 1 0 और 1 0 कट गया, कितना आया 4। तो इसका उत्तर कितना होगा, उत्तर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 40 लीटर का 10% 4 लीटर होता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई निर्देशांक खाली स्थान होगा। ये प्रश्न अधिकतर वार्षिक पेपर में देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा। अब इसका उत्तर क्या लोगे, तो मैं बता देता हूँ कि अगर कोई एक्स अक्ष पर स्थित है और वाई अक्ष पर नहीं है तो वाई अक्ष का मान कितना होगा, 0 रहेगा, याद रखना। ठीक है, अगर वो वाई अक्ष पर है, अगर यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर देता है ना, वाई अक्ष लिख देता है, ठीक है, एक्स को हटा के, और यहाँ पे एक्स लिख दिया जाता है, तो वाई अक्ष पर अगर स्थित है तो कोई बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, है ना। एक्स अक्ष का पर कोई स्थित निर्देशांक है तो उसका जो वाई अक्ष पर बिंदु 0 होगा। अगर वाई अक्ष पर है तो उसका बिंदु जो है एक्स अक्ष पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन ये एग्जाम में आते रहते हैं वार्षिक पेपर में, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ। अगला देखो, तीसरा है, दो राशियों के बीच संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन उसका खाली स्थान कहलाता है। ये क्या होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सोचते रहेंगे तो टाइम वेस्ट होगा ना। चलो अगला देखते हैं, बहुपद x का वर्ग प्लस 10x प्लस 24 के शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल कैसे निकालते हो, सूत्र याद होगा तभी तो निकाल पाओगे ना। सूत्र होता है -b/a, ये होता है एक। ठीक है, ये योगफल का सूत्र है। ठीक है, किसका है, योगफल का सूत्र है। अगर गुणनफल कहता तो c/a होता। ठीक है, गुणनफल निकालने के लिए कहता तो हम क्या करते,
c/a का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे देख लेते हैं, दोनों निकाल लेते हैं। निकालना तो हमें सिर्फ योगफल है, लेकिन हम गुणनफल भी निकाल ले। देखो इसके साथ x के जो वर्ग है इसके साथ आगे में गुणा क्या है, गुणा 1 है ना, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान 1 रखेंगे। ठीक, b बराबर b का मान क्या रखेंगे, तो देखो x के साथ गुणा कितना है 10 का है, तो ये b का मान हो जाएगा। और c जो है डायरेक्ट 24 रखेंगे, किसी भी मतलब किसी भी चर राशि के साथ गुणा नहीं है। तो a का मान 1, b का मान 10 और c का मान 24। अब ये जो पहला वाला सूत्र है ये योगफल निकालने वाला है, तो योगफल वाले सूत्र में रख देते हैं। तो 10 जो है मैंने यहाँ पे रख दिया b के जगह में, और a के जगह में मैं कितना रखूँगा, 1 रखूँगा। और यहाँ पे देखो आगे में क्या लगा है माइनस, तो माइनस भी लिखेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। ठीक है, योगफल कितना आ रहा है, -10। लेकिन गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो अब आप क्या करोगे, गुणनफल निकालने के लिए कहेगा तो 24 बटा कितना लिखोगे, 24/1 लिखोगे। और 24/1 का मतलब होता है 24। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने योगफल भी निकाल के बता दिया, गुणनफल भी निकाल के बता दिया। ठीक है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते रहते हैं, ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो ये प्रश्न जब भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में देखने को मिलेगा। तो बनाना आपको ऐसी है, और ये वार्षिक पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक, तो चौथे का उत्तर कितना आया, चौथे का उत्तर हमने अभी निकाला था -10 है ना, ये -10 आ जाएगा। पांचवा प्रश्न देखो, जिस राशि पर ब्याज की गणना की जाती है उसे खाली धन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, भाई मूलधन। जैसे 5,000 मैं आपको कर्जा दे रहा हूँ, तो कर्जा वाला जो राशि है वो तो मूलधन ही है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, मूलधन कहेंगे, मूलधन। ठीक है, तो मूलधन पर ही ब्याज लगता है, तो मूलधन इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखो नीचे वाला जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पे क्या कहा है, के किस मान के लिए सभी निकाय x - ky बराबर 2 और 3x + 2y बराबर -5 का अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल बताना है, ये इतना कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 यहाँ पे आ गया, अद्वितीय हल का नियम आपको पता है, 1 यहाँ पे और यहाँ पे 3 ले लो। अब दोनों को बराबर करो, फिर यहाँ पे क्या है -k, तो ये -k आ गया। और यहाँ पे जो y वाले में क्या इतना है, 2 है। ठीक है, तो ये जो मान है इसका गुणा कर देते हैं। देखो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 2/3, और यहाँ पे k के साथ माइनस है तो माइनस को इसमें लगा दो, तो k का मान कितना आ गया, k का मान -2/3 आ गया। ठीक है, तो k का मान ही निकालना था इस प्रश्न में, तो k का मान कितना आ गया, -2/3 आ गया। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अद्वितीय हल कह रहा था, तो अद्वितीय हल का नियम लगा देना है, मैंने अभी अद्वितीय हल का नियम लगा दिया था। ठीक है, अब आगे देखो तीसरा प्रश्न, x + 1 बहुपद और यहाँ पे दिया हुआ है px है ना, और यहाँ पे ये मान दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाओगे, बहुत सरल प्रश्न है। देखो ये x प्लस कितना दिया है, 1 दिया है ना, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे देखो जहाँ जहाँ पे ये पूरा समीकरण को देखना है, इस समीकरण में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे कितना रखना है, -1 रखना है। अब -1 रखोगे तो जो उत्तर आएगा वही क्या होगा, इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा। बस इतना ही करना है, मैंने आपको बता दिया। और इससे पहले वाले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया था, तो बस सेम ट्रिक आपको उपयोग में लाना है। ठीक है, सेम ट्रिक देख सकते हो, ये जो पहला प्रश्न है इसको मैंने आपको समझाया था ना, बस सेम टू सेम है, वो वही है। आगे देखो तीसरा प्रश्न, तीसरा के बाद चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है ना, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, तो इसमें विविक्तीकरण नियम से आप इसको हल कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक तो गुणनखंड विधि है। ठीक है, गुणनखंड कहेगा तो आप डायरेक्ट गुणनखंड कर सकते हो, अगर गुणनखंड नहीं कहता है यहाँ पे तो आप इसको हल कर सकते हो। हालांकि मूलों की प्रकृति हम गुणनखंड विधि से ही निकालते हैं, चलो यहाँ पे गुणनखंड विधि का उपयोग कर लेना। ठीक है, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बस इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड पता है ना कैसे करते हैं, देखो 2x का वर्ग, इस बीच वाले को 2 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, तो 2 हिस्सों में तोड़ोगे तो जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, जोड़े चाहे घटाएं कितना आएगा, तो जोड़े चाहे घटाने पर इसका जो मान आएगा वो 2 ही आएगा, और गुणा करने पर इसका मान कितना जाना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो इस तरीके से इसे बनाया जाता है, और इसको बनाने का एक दूसरा और तरीका होता है ना, तो चलो इसको बना के देख लेना, मैं इसको छोड़ देता हूँ।
ठीक, इसके बाद पांचवा प्रश्न देखो, समांतर श्रेणी। देखो 10वां पद निकालना है, ये आपको पता चल गया होगा ना कैसे निकालना है 10वां पद। तो जो यहाँ पे प्रश्न है देखो, मैंने अभी बना के बताया था आपको, है ना, निकाल के, ये चौथा प्रश्न। बस जैसे इसमें हल किया था वैसे ही इसको भी हल करना है, इसलिए पांचवा प्रश्न को भी मैं आपको पांचवा प्रश्न को भी मैं आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, बन जाएगा सेम टू सेम। अब देखो छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न में देखो चतुर्थानुपाती निकालना है। एक तो होता है तृतीयानुपाती निकालने के लिए कहेगा, द्वितीयानुपाती, है ना, और तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती, ठीक है। तो तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कह सकते हैं। तो इसको कैसे बनाओगे अगर ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न भी वार्षिक पेपर में अक्सर आते रहता है, ज़्यादातर मध्यानुपाती निकालने वाला आता है। तो यहाँ पे तो चतुर्थानुपाती है, तो आपको क्या करना है, देखो ये पहला पद है, दूसरा पद है और ये तीसरा पद है, 3 पद दिए हुए हैं। तो इसको बटा के रूप में लिख लो। पहले 7/3 लिखो, फिर 21 और चौथा का मान हमें पता नहीं तो x से लिख लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो x है ये 7 के साथ गुणा होगा तो 7x हो गया, और ये 3 जो है 21 के साथ गुणा होगा तो कितना होगा, 3 गुणित 21 लिख लो, या गुणा करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, कट रहा है ना 7, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर x को यहीं पे रहने दो, और ये 3 गुणित 21, 7 नीचे ला, 7 एकम 7 21, तो x का मान कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। तो देखो इस तरीके से चतुर्थानुपाती निकाला जाता है। तो x का मान 9 है, तो जहाँ पे ये x है ना वहाँ पे कितना रखा जाएगा, 9 रखा जाएगा। समझ में आ गया। चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती अलग तरीके से बनेगा, ठीक है, मध्यानुपाती अलग तरीके से बनता है, तृतीयानुपाती अलग तरीके से बनता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, 2 नंबर में अक्सर ये प्रश्न आते रहता है। इसके बाद देखो 7वां, एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से होकर गुजरती, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। देखो ढाल का सूत्र आपको पता है, ढाल का सूत्र होता है x2 माइनस x1, नहीं पहले ऊपर में y2 रहता है ना माइनस y1। देखो सूत्र मैं भूल गया हूँ, तो अगर मैं y2 माइनस y1 को ऊपर में ले रहा हूँ तो x2 माइनस x1 को नीचे में ले रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसे ही होगा। तो y2 का मान कितना है, 10 है, 10 में 2 घटा दो, ये रहा, ठीक है। अब x1 आगे वाले को, इसको x2 बोलते हैं तो 5 था ना, और यहाँ पे x1 देखो 1 है, ये रहा, हल कर दो। तो 10 में 2 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और 5 में 1 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 तो 2। तो देखो ये इसका आंसर है, ढाल इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है, 2 उत्तर आया। इसके बाद देखो 8वां प्रश्न। ये 8वां प्रश्न जो है ग्राफ से संबंधित है। इसके लिए डायरेक्ट ना आपको चार्ट वाला देखना है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से चार्ट रहेगा, ठीक है, ऐसा देखना। अध्याय शायद 7 में मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ से प्लस शुरू होके ये इस तरीके से ऐसे ही जाते रहेगा। तो इस तरीके से चार्ट आपको बनाना है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें चार्ट बनाना रहेगा। तो ये आपको अध्याय 7 में मिल जाएगा प्रश्न। इसके बाद है 9वां प्रश्न, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 मापदंड अंतःखंड काटती है, जिसकी प्रवणता 5/4 है। तो प्रवणता 5/4 है, तो देखो इसका एक सूत्र होता है y बराबर mx प्लस सी, है ना, mx प्लस सी होता है। तो अंतःखंड जो है ये 3 होगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा c के जगह में, ठीक है। ये जो है ये c का मान है, अंतःखंड को हम c का मान कहते हैं, और प्रवणता कह रहे हैं, प्रवणता तो ये m का मान है, प्रवणता। तो जहाँ पे m रहेगा ना, देखो ये पहला समीकरण है, जहाँ पे m रहेगा वहाँ पे रखना है। तो y बराबर m के जगह में कितना रखेंगे, 5/4 और ये x, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको आगे और हल करो, तो ये 4 जो है यहाँ भी आएगा, इसके साथ गुणा भी, इसके साथ भी गुणा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो मान है देखो नीचे में हर जब तक के बराबर नहीं होगा तब तक के दोनों जुड़ नहीं सकता। तो यहाँ पे y के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1, और 3 के नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो हर देखो यहाँ पे तो 4 है, लेकिन यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो ना तो ये घट सकता है ना तो ये जुड़ सकता है। तो घटेगा जुड़ेगा कब, जब हर बराबर हो। तो इसलिए इस 4 का गुणा इसके साथ होगा, तो 4 तिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको मैं अब काट देता हूँ ना, ये 12 बन जाएगा, तो ये हो गया 12, ठीक है। और ये 4 यहाँ भी गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हट के कहाँ चला गया, 4 के सामने में ये रहा 4, तो 4y बराबर 5x प्लस 12, ये क्या हो गया, ये एक समीकरण है, और यही इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। तो यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर मतलब आंसर है। तो इस तरीके से बनाना है 9वां प्रश्न को। इसके बाद 10वां प्रश्न देखो,
किसी काम को कविता, अशोक और चमेली क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर लेती है। तीनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करे? बहुत आसान है। करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, एक नाम है कविता का, एक नाम अशोक, एक नाम चमेली, है ना। तो 1/10 करना है, प्लस 1/12 करना है और 1/15 करना है। बस इतना ही करना है। अंत में जो उत्तर आएगा वही क्या होगा? इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अंत में जो उत्तर आएगा वो क्या रहेगा? इसका उत्तर रहेगा। तो करना क्या है, देखो, हर जब तक के बराबर नहीं रहेगा तब तक कि ये न जुड़ सकता है ना घट सकता है। पहले हर को बराबर करोगे, दो दो के साथ करोगे, ठीक है, 2 बन जाएगा, फिर ये 2 बन जाएगा, फिर ये जो नीचे के मान है, ठीक है, इन नीचे के मान को ऊपर में ले जाना है, मतलब ऐसे ऊपर पलट लेना है। तो इन तीनों का जो गुणा होगा वो बड़ा मान आएगा, तो बड़ा मान को पलट लोगे और पलटने के बाद जो यहाँ पे जो मान आएगा उससे क्या करना है? भाग दे देना है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत आसान है, बस ऐसे ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो 8 अध्याय तक की इसमें है, तो 8 अध्याय तक के आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक तो 8 नहीं आया है, 7 ही अध्याय तक आया है इसमें, है ना। तो 7 से 8 अध्याय तक के त्रैमासिक प्रश्न पत्र में आपको देखने को मिलेगा, 7 से 8 फिक्स है। इसके बाद देखो यहाँ पे 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है भाई? 11 और -7 के बीच 5 समांतर माध्य निकाले। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत सरल। अभी अभी मैंने कक्षा 11वीं को पढ़ाया है इन टॉपिकों को। तो देखो, ये है A1 और ये है A2, ये है A3, ये है A4 और ये है A5। 5 रखना है ना इनके बीच में। तो पहला 11 और अंतिम -7, तो हमें इसको ही निकालना है। कितने पद हो गए टोटल? 7 पद हो गए। तो n का मान कितना हो गया? 7। a का मान आगे वाले को कहते हैं a का मान। तो a का मान कितना है भाई? a का मान है 11। ठीक है, d तो हम निकाल नहीं सकते, तो d को क्या करेंगे? हल करके निकालेंगे। और ये जो पीछे में दिया हुआ है ये an का मान है 7, तो d का मान अब आसानी से निकाल सकते हो। सूत्र आपको पता होना चाहिए समांतर श्रेणी का, an बराबर a प्लस n-1 और d। बस इस सूत्र में मान रखोगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा? d का मान निकलेगा। और जब d का मान निकलेगा तो a1 a2 का मान निकाल सकते हो। तो अब क्या करोगे? a1 और a2 का मान निकालोगे तो a1 का मतलब होता है ये दूसरे पद को दर्शा रहा है, तो दूसरे पद को दर्शा रहा है मतलब ad। बस ये देखो ad, a2 का मतलब होगा a प्लस 2d। ठीक है, a3 का मतलब a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, सिर्फ d में बढ़ोतरी होगा। तो बस क्या करना है? a और d के मान को रखना। तो a का मान तो 11 आया था, d का मान एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, मान लो 2 आया था, है ना। तो 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 13, इस तरीके से। ठीक है, मैंने निकाला नहीं था, है ना, निकालते तो मान अलग आता। तो देखो, इस प्रकार से क्या करना है? सभी को बनाना है। तो ये प्रश्न भी आसानी से आपसे बन जाएगा, बहुत सरल प्रश्न है। इसके बाद देखो, इसमें अथवा भी प्रश्न दिया है, समांतर श्रेणी। तो ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तो घटाने पर d का मान निकल जाएगा, पीछे वाले में आगे वाले को घटा दो, d का मान। अंतिम पद बोल रहा है, ये अंतिम पद जो है ना, इसी को हम an भी कहते हैं और इसी को l भी कहते हैं। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, ऐसे टॉपिक में कन्फ्यूज नहीं होना है। अंतिम पद कह रहे हैं तो भी an है और वही l है, दोनों एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, तो बस समांतर श्रेणी का सिंपल सूत्र लगाना है जो an वाला है, उसके बाद इसको हल करोगे, आसानी से वो संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, कि कौन से पद में ये बैठा हुआ है, ये पद की क्रमांक निकालना है, जैसे कि 7वां पद, 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, ये आपको अंतिम पद पता चल जाएगा। ठीक है, सूत्र यही रहेगा, n-1 और d। बस ये जो 218 दिया है यहाँ पे रख देना है, a के जगह में 8 रख देना है, और n का मान तो ही निकालना है, तो n-1 रहेगा। d का मान कितना होगा भाई? 15 में 8 घटा दो तो 7 रहेगा ना, तो 7 यहाँ पे आ गया। बस हल करते जाओ, उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, ये सारे प्रश्न वार्षिक पेपर के प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न वार्षिक पेपर का नहीं, ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। 11 मकड़ी 11 दिनों में 11 जालें बनाती है, तो एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लगेगी? ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते हैं। ठीक है, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटिव प्रश्न है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। हालांकि ये सरल है पर आते नहीं हैं। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसको बताऊंगा तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव है और इसको हल करने में थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। आगे देखो, यहाँ पे इस तरीके, देखो यहाँ पे दिया है ये प्रश्न कई बार आ गया है वार्षिक पेपर में, कई बार। तो कई बार आने वाला प्रश्न देखो, 1 + x है, अनुपात 3 + x है और 6 + x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है आपको पता है? देखो, कुछ भी आपको आइडिया नहीं लग रहा है, जबकि अनुपात में दिया है, ये समानुपात से समानुपात का टॉपिक है। तो बस आपको क्या करना है? मध्यानुपाती नियम लगाना है। देखो, b का वर्ग माइनस ac होता है ना, बस इस नियम का उपयोग करना है।
तो b का वर्ग मतलब ये जो है ये a है, ये b है, ये c है, ठीक है। तो b का वर्ग मतलब इसको वर्ग कर देंगे, तो देखो 3 प्लस x का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा और ये दोनों जो मान है गुणा में हो जाएगा। कौन सा? ये पहला और तीसरा गुणा कर दो, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा वो x का मान आसानी से आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से ही निकलेगा क्योंकि अंतिम में गुणनखंड करना पड़ेगा। इसके बाद देखो ये भी थोड़ा सा लंबा चौड़ा वाला प्रश्न है, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको क्या मानना है, x मानना है ना, पूरे को x मान लोगे तो 7 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा मैंने आपको समझा के बताया, तो आप उस टॉपिक को जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो का लिंक लगा रहेगा, मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। हालांकि ये इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला प्रश्न, अथवा मेरे 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना और अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुना के बराबर है, तो तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों वाली एक संख्या 7 गुना और अंकों को पलटने पर संख्या 4 गुना के बराबर हो जाती है ना, तो ये प्रश्न भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इसका भी हल थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहेगा। ये प्रश्न आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे बताने लायक नहीं है, ये बड़ा प्रश्न है, एग्जाम में अभी तक तो नहीं आया ऐसा प्रश्न, पर आ सकता है, ठीक है। इसको देख लेना। फिर 14वां प्रश्न देखो, बहुपद 6x वर्ग माइनस 5x प्लस 1 को यहाँ पे ये भाग करना है, तो भाग करने वाला तो आपको पता होगा, ठीक है। अध्याय 1 में भाग करने वाला विधि से मैंने भाग करके भी बताया कि किस तरीके से बनाया जाता है, तो ये ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, आसानी से हल हो जाएगा। इसके बाद ये अथवा प्रश्न में देखो, ये जो अद्वितीय हल है ये भी प्रश्न एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। आने वाला प्रश्न है एग्जाम में 1 से लेकर 5 अध्याय के बीच में 30 नंबर का प्रश्न आता है, तो 30 नंबर के प्रश्न में ना ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अद्वितीय हल का नियम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अद्वितीय हल का नियम क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ठीक है। तो ये a1 अपान a2 करते हैं बराबर b1 अपान b2 करते हैं, जो कोई भी कंडीशन में ये बराबर नहीं है, ये निशान होता है। तो आपको a1 a2 करोगे, जैसे ये a1 a2, तो कितना आ जाएगा 1 अपान 3 है ना, और 2 अपान यहाँ पे कितना है 1। देखो बराबर है क्या, दोनों बराबर नहीं है, तो ये साबित कर रहा है कि ये बराबर नहीं है ना। तो k यहाँ पे रख देना है, k का मान निकालना है, तो कुछ निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, तो k का मान यहाँ पे 6 आ गया, ठीक है। तो अद्वितीय हल नियम लगा देना, और मैंने तो लगा दिया है, थोड़ा सा और हल होगा, बस उसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना तो आपको समझ में आ गया। इसके अलावा और हल है, थोड़ा सा देख लेना वीडियो, मतलब बुक को, कि बुक में ये प्रश्न जो है वो कैसे और हल करके मैंने तो अपने जो क्लासेस में है उसमें मैंने बता दिया है। अब देखो 15 प्रश्न, 15 और 16 प्रश्न है ना, तो 15 और 16 प्रश्न जो है अध्याय 7 और वही 7-8 अध्याय तक के जा रहा है। तो यहाँ पे अथवा भी दिया हुआ है, इतना कठिन टॉपिक नहीं है, बड़े प्रश्न इसलिए इसका हल करके बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए देख सकते हो इन प्रश्नों को। तो ये सारे प्रश्न, इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है जो वार्षिक पेपर में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, वो प्रश्न भी है, तो देख लेना कि प्रश्न जो है इनमें से जो प्रश्न है कैसे बनेंगे और कैसे इसका उत्तर आएगा ना। तो इस प्रकार से ये एक मॉडल क्वेश्चन पेपर था, जो पुराना प्रश्न पत्र है उसी को मैं आपको दिखाया हूँ।